brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। आज के शो में देखिए इजराइल और ईरान में परमाणु युद्ध का खतरा क्यों बढ़ा, कतर ने मध्यस्थता छोड़ने की धमकी दी, इजरायली बंधकों का क्या होगा, दुबई में अचानक बादल फटा, बाढ़ आई, जनजीवन अस्त व्यस्त, वजह क्या है, और दूसरे विश्व युद्ध में जो बाइडेन के मामा को कौन खा गया था, उसकी पूरी कहानी क्या है, सविस्तार से बताएंगे। पहले परिचय की रवायत पूरी कर लेते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत करते हैं इजराइल ईरान संघर्ष से। सबसे पहले आप ये क्लिप देखिए। אנחנו נקבל בעצמנו למדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה। हम सुनेंगे सबकी मगर करेंगे अपने मन की। अभी आप इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि इजराइल अपने हिसाब से ईरान से बदला लेगा। कब, कहां और कैसे, इसकी तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। सूत्रों के हवाले से दो रिपोर्ट्स आई हैं। पहली रिपोर्ट इजराइल के सरकारी मीडिया संस्थान कान में छपी है। एक सीनियर इजरायली अधिकारी के हवाले से दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने 14 अप्रैल को ईरान पर पलटवार का आदेश दे दिया था। वॉर कैबिनेट की मीटिंग में अधिकतर लोग उनसे सहमत थे, वे ईरान में घुसकर मारने के पक्ष में थे। फिर नेतन्याहू को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का फोन आया, उसके बाद ईरान के खिलाफ कार्रवाई का प्लान ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इजराइल हमला जरूर करेगा मगर वैसा नहीं जैसा पहले दिन तय हुआ था। इस दावे को एक और मीडिया रिपोर्ट से दम मिलता है। ये रिपोर्ट कतर के मीडिया संस्थान द न्यू अरब से आई है। इसके मुताबिक अमेरिका ने रफा पर हमले के प्लान को हरी झंडी दिखा दी है। रफा गाजा पट्टी का सुदूर दक्षिणी शहर है, इजिप्ट की सीमा से लगा है। इजराइल का दावा है ये शहर हमास का आखिरी गढ़ है, यहीं पर बंधकों को रखा गया है। इजराइल ने फरवरी में ही रफा पर हमले का मन बना लिया था, पूरी तैयारी भी कर ली थी, मगर अमेरिका के दबाव के बाद उसको पीछे हटना पड़ा था। अब अमेरिका ने दबाव हटा लिया है, बदले में वादा किया है कि इजराइल ईरान पर कोई बड़ा हमला नहीं करेगा। बड़ा हमला नहीं करेगा तो क्या करेगा, इस बारे में जानकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ कहते हैं जैसा हमला ईरान ने किया उसी तरह मिसाइल दागी जाएंगी। कुछ लोग खुफिया ऑपरेशन के विकल्प में भरोसा करते हैं। कुछ का ये मानना है कि ईरान के प्रॉक्सी गुटों को निशाना बनाया जाएगा। कुछ लोग दावा करते हैं कि ईरान के परमाणु संयंत्रों को तबाह किया जाएगा। इनमें से ये जो परमाणु संयंत्रों वाला विकल्प है वो सबसे सटीक और बोल्ड दिखाई देता है। इसकी 3 वजहें हैं। नंबर 1, करारा जवाब। 13 अप्रैल को ईरान ने इतिहास में पहली बार इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया। इसमें कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, मगर इजराइल की जो अभेद्य वाली छवि थी उसे धक्का जरूर लगा। अब उसे ये साबित करना है कि वो भी ईरान की सीमा में घुस सकता है, दिखाना है कि इजराइल पर हमला करके ईरान भी सुरक्षित नहीं रह सकता। ये काफी हद तक ऑप्टिक्स का मसला बन गया है। ये चीज खुफिया ऑपरेशंस या प्रॉक्सी गुटों पर अटैक करने से साबित नहीं हो पाएगी। न्यूक्लियर साइट्स ईरान की सबसे बड़ी पूंजी हैं, यहीं पर वो परमाणु बम बना सकता है। इन्हीं के दम पर वो मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमाना चाहता है। उस ताकत को खत्म करके इजराइल का बदला पूरा हो सकता है। नंबर 2, सुरक्षित विकल्प। ईरान परमाणु हथियार बनाने के आरोपों को नकारता रहा है। कहना ये कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन इस्तेमाल के लिए है, मगर जानकार इस दावे को भ्रामक बताते हैं। जनवरी 2024 में अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड ऑलब्राइट ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें दावा किया गया था कि ईरान ने ऐसी तकनीक हासिल कर ली है कि वो 1 हफ्ते के अंदर एक परमाणु बम बना सकता है। अगर इजराइल ऐसे न्यूक्लियर साइट्स को ढूंढ पाया जहां ईरान के दावे से उलट काम होता है, फिर ईरान के लिए नकारना मुश्किल हो जाएगा। इंटरनेशनल प्रेशर उस पर बढ़ेगा, सो अलग एक बड़ा धड़ा इजराइल के साथ खड़ा होगा। यहाँ पर यह देखना दिलचस्प होगा कि ईरान किस तरह के हमले को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा मानता है, उसको कितनी गंभीरता से लेता है और उस पर कैसी कार्रवाई करता है। जैसे उसने कुद्स फोर्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी और परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या की निंदा की थी, बदला लेने की धमकी भी दी, मगर बदला लिया नहीं गया था। जबकि सीरिया में उसके वाणिज्य दूतावास पर अटैक हुआ, तब उसने इजराइल पर हमला करके दिखाया। 13 अप्रैल के हमले के बाद वो बदला लेने की बात दोहरा रहा है। 16 अप्रैल को ईरान में एक मिलिट्री परेड हुई, उसमें ईरान ने अपने सबसे अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया। इसके जरिए इजराइल को मैसेज देने की कोशिश की गई। इसकी झलक राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के भाषण में भी दिखी। उन्होंने कहा कि इजराइल को पलटवार की कीमत चुकानी होगी। बारहा ऐलान शुده از سوی مسئولین جمهوری اسلامی ایران اگر کوچکترین تعرضی از ناحیه رژیم صهیونیستی به خاک وطن ما صورت بگیرد و به منافع جمهوری اسلامی ایران یقین بدانند
برخوردی بسیار شدید و سهمگین با اونها خواهد شد. حقیقتاً وعده صادق هیمنه رژیم صهیونیستی رو فرو ریخت. नंबर 3, खतरा घटेगा। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर स्पष्ट रहता है। उसने पब्लिकली कहा है कि वो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा, उसको रोकने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। पिछले 15 वर्षों में ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या में उसका नाम सामने आया है। कुछ उदाहरण लीजिए। जनवरी 2010 में तेहरान यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर मसूद अली मोहम्मदी को बम से उड़ा दिया गया। बम उनकी मोटरसाइकिल में फिट किया गया था। ईरान ने हत्या का आरोप इजराइल और अमेरिका पर लगाया। नवंबर 2010 में तेहरान में एक कार में बम धमाका हुआ। धमाके में माजिद शहरियारी की मौत हुई। माजिद तेहरान की शाहिद बहेस्ती यूनिवर्सिटी में न्यूक्लियर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। उनकी हत्या का आरोप भी इजराइल और अमेरिका पर लगा। जनवरी 2012 में तेहरान में मुस्तफ़ा अहमदी रोशन की कार उड़ा दी गई। एक बाइक सवार ने चलती कार में बम लगा दिया था। धमाके में मुस्तफ़ा की मौत हो गई, वो भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। आरोप फिर से अमेरिका और इजराइल पर लगा। नवंबर 2020 में तेहरान के बाहर परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या हो गई। उनकी कार पर रिमोट कंट्रोल रोबोट से गोलीबारी हुई थी। फखरीजादे को ईरान की न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम का जनक माना जाता था। उनकी हत्या का आरोप इजराइल पर लगा। इन सब के अलावा इजराइल साइबर हमलों में भी शामिल रहा है। 2010 में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर स्टक्सनेट वायरस से हमला हुआ था। इसके चलते कम से कम 30,000 कंप्यूटर्स ठप पड़ गए थे। लगभग 1000 सेंट्रीफ्यूज भी बर्बाद हो गए थे। इजराइल ने ईरान के खिलाफ सबसे खतरनाक खुफिया ऑपरेशन जनवरी 2018 में चलाया था। तब मोसाद के एजेंट तेहरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में घुसे और वहां से 1 लाख से ज्यादा सीक्रेट फाइल्स चुराकर बाहर निकल गए। अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उन फाइल्स को प्रेस के सामने दिखाया था और कहा था कि ईरान के साथ न्यूक्लियर डील झूठ और भ्रम पर टिकी है। The Iran deal, the nuclear deal, is based on lies. It's based on Iranian lies and Iranian deception. 100,000 files right here prove that they lied. इसी खुलासे के बाद अमेरिका ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी। ईरान इजराइल और अमेरिका को जानी दुश्मन मानता है। इजराइल का कहना है कि जिस दिन परमाणु हथियार उसके हाथ लगा उस दिन हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वो ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कम करने में लगा रहता है। 13 अप्रैल के हमले ने उसको एक अच्छा मौका दे दिया है। अब ईरान की परमाणु क्षमता के बारे में भी आपको बताते हैं। ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत 1950 के दशक में हुई। तब मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन चल रहा था। पहलवी पश्चिमी देशों के पिछलग्गू माने जाते थे। उन्होंने ईरान के प्राकृतिक संसाधन उनके लिए खोल रखे थे। बदले में उनको वेस्ट से सिक्योरिटी के अलावा टेक्नोलॉजी भी मिल रही थी। 1957 में एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने ईरान में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने का ऐलान किया। इनका इस्तेमाल बिजली पैदा करने में किया जाना था। बाद में फ्रांस ने भी मदद देने का वादा किया। फिर 1970 का साल आया। ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी पर दस्तखत करने का फैसला किया। एनपीटी में नए परमाणु हथियार बनाने पर पाबंदी थी। ईरान ने तब तक कोई परमाणु हथियार बनाया भी नहीं था। संधि के बाद बची कुची गुंजाइश भी खत्म हो गई। मगर जल्द ही ईरान में एक बड़ा खेल हुआ। 1979 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में इस्लामी क्रांति हुई। रेजा पहलवी की सत्ता चली गई। खुमैनी ने पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते तोड़ लिए। उन्होंने पुराने समझौतों को भी दरकिनार कर दिया, जिसके चलते परमाणु रिएक्टर्स का काम ठप पड़ गया। फिर 1980 में इराक के साथ युद्ध भी शुरू हुआ। इसमें बचे कुछ रिएक्टर्स भी तबाह हो गए। जंग 1988 तक चली। 1990 के दशक में ईरान जंग में हुई बर्बादी से उबरने में सफल रहा। उसके बाद उसने गुप्त तरीके से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश शुरू की। उसको पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया से मदद भी मिली। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान ने अवैध तरीके से परमाणु तकनीक ईरान को बेची। कुछ बरस बाद ईरान ने प्रोजेक्ट अमाद लॉन्च किया। इसका मकसद 2004 तक 5 परमाणु हथियार तैयार करना था। इस प्रोजेक्ट को मोहसिन फखरीजादे लीड कर रहे थे। प्रोजेक्ट पूरा होता उससे पहले एक खुलासा हो गया। 2002 में विद्रोही गुट नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ने बताया कि नतांज और इराक में 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज चल रही हैं, उनका इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जा सकता है। फरवरी 2003 में ईरान ने आधिकारिक तौर पर यह बात स्वीकार कर ली। उसी समय अमेरिका इराक पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का आरोप लगाकर ईरान को भी हमले का डर सता रहा था। इसलिए उसने प्रोजेक्ट अमाद पर
विराम लगा दिया। दबाव और खुलासे के बावजूद ईरान सीक्रेटली अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाता रहा। 2013 तक उसने 10,000 किलो से ज़्यादा यूरेनियम का भंडार इकट्ठा कर लिया था। इनमें से 9,700 किलो 5% तक एनरिच्ड था। इस लेवल पर यूरेनियम से बिजली पैदा की जाती है। 90% तक पहुंचने के बाद परमाणु बम बनाया जा सकता है। उस वक्त आकलन था कि ईरान 2 से 3 महीने के अंदर एक बम बना लेगा। इसलिए पश्चिमी देशों ने बैकडोर से बातचीत शुरू की। उनकी कोशिश थी कि डिप्लोमेसी के जरिए ईरान को रोका जाए। 2015 में कोशिश सफल हुई। 14 जुलाई को अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील हुई। इसमें ईरान ने वादा किया कि वो 10 वर्षों तक 5060 सेंट्रीफ्यूज से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। 15 वर्षों तक यूरेनियम को 3.67% से ज़्यादा एनरिच नहीं करेगा। अपने न्यूक्लियर प्लांट्स की क्षमता कम करेगा और इंटरनेशनल एजेंसी को निगरानी करने की छूट भी देगा। बदले में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा लिए। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस डील के बाद ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल करने का विचार छोड़ देगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। डील की आड़ में उसने सीक्रेट प्रोग्राम जारी रखा। 2018 में इजराइल ने इसका सबूत पूरी दुनिया के सामने पेश किया। फिर मई 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को ईरान न्यूक्लियर डील से निकाल दिया। तब से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बेलगाम घोड़े जैसा हो गया है। हमने इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो दीपिका सारस्वत से बात की। हमने पूछा, न्यूक्लियर डील टूटने का ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्या असर पड़ा है? उसका असर ये हुआ कि पहले तो ईरान की पार्लियामेंट ने एक बिल पास कर दिया 2020 के आसपास कि अगर यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट में वापस नहीं आता है तो ईरान की गवर्नमेंट को धीरे धीरे जो भी रिस्ट्रिक्शंस जो JCPOA के अंतर्गत जो लागू किए गए थे उनको रोल बैक करना है। और वो उसका वो इसलिए किया जाना था कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेशर के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा कि अमेरिकन्स पे भी प्रेशर बनाया जाए कि अगर तुमने अपने एग्रीमेंट्स अपनी जो ऑब्लिगेशंस है उनको वायलेट कर दिया तो ईरान के ऊपर भी अब कोई Iran is not forced to abide by its own obligations. तो एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रेशर के तौर पे उसको इस्तेमाल किया गया था। और ओवर द इयर्स वी हैव सीन दैट ईरान के जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं वो एक 4th जनरेशन के सेंट्रीफ्यूजेस का इस्तेमाल हो रहा है और जो इनरिचमेंट कैपेसिटी है वो काफ़ी 60% तक बढ़ गई है। और कुछ जो IAEA की जो मॉनिटरिंग टीम है उन्होंने they find out that there are some particles which are enriched till 80%, 90%. तो बहुत ही अलार्मिस्ट एक सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और ईरान का भी कैलकुलेशन ये है कि इस तरह की जब एक अलार्मिस्ट कंडीशन हो जाएगी तो they will have to come and talk to Iran in a serious way. जनवरी 2024 में आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान एक हफ्ते के अंदर एक परमाणु बम बना सकता है। ईरान आधिकारिक तौर पर इससे इनकार करता है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का असली मकसद क्या है? क्या परमाणु हथियार हासिल करने के बाद मिडिल ईस्ट में उसकी पोजीशन बदल जाएगी? ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो ईरान कहते हैं कि वो एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है और IAEA की मॉनिटरिंग के अंतर्गत है वो, तो अभी जब पिछले 2018 में जब प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के उन्होंने न्यूक्लियर एग्रीमेंट से यूनिलैटरली अपने आप को बाहर कर लिया, अमेरिका को बाहर कर लिया, उसके बाद से ईरान ने अपना जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है वो सक्सेसिवली काफ़ी बढ़ा लिया है। और अभी एक वेपन ग्रेड लेवल पे एनरिचमेंट ईरान करने की कैपेबिलिटी है। तो ये एक इज़राइल के लिए बहुत बड़ा रिस्क है कि ईरान के पास में वो टेक्नोलॉजिकल नो हाउ जो बॉम्ब बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, वो इज़राइल के लिए बहुत ही एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह से देखी जाती है। तो इसीलिए शायद ये सब बात ऐसा मतलब मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं और इज़राइल की तरफ से भी ऐसे इंडिकेशंस हैं शायद कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया जा सकता है। ईरान क्यों न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनका और या इतना उसको हाईली वेपन ग्रेड इनरिचमेंट क्यों कर रहे हैं, वो बेसिकली यूएस पर प्रेशर करने के लिए कि जो सैंक्शंस ईरान पे जो लगाई हुई हैं बहुत ज़्यादा, उनको यूएस नेगोशिएट करे और बेसिकली इज़ टू ब्रिंग यूएस टू द नेगोशिएटिंग टेबल एंड टू पुट प्रेशर। तो
बॉम्ब बनाने की जो डिसीजन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है, और अगर ईरान लेता है तो उसके अलग रिपरकशंस होंगे रीजन में। तो भले ही ईरान के पास कैपेबिलिटी है, लेकिन जो बॉम्ब बनाने का डिसीजन है वो एक अलग चीज़ है। अब ये भी जान लेते हैं कि इजराइल की परमाणु क्षमता क्या है। ज्ञात तौर पर पूरी दुनिया में 8 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। सबसे ज्यादा रूस के पास हैं 5800 से ज्यादा, फिर अमेरिका का नंबर आता है 5200 से ज्यादा, चीन 410, फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, पाकिस्तान 170, भारत 164, नॉर्थ कोरिया 30। अक्सर चर्चा होती है इस लिस्ट में इजराइल को भी होना चाहिए। दावा किया जाता है कि इजराइल के पास जमीन, हवा और समंदर से परमाणु हमला करने की काबिलियत है। हालांकि उसने कभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। वो कहता है हम ना तो मानेंगे और ना मना करेंगे, जिसको जो सोचना है सोचते रहें। सितंबर 2016 में कॉलिन पावेल का ईमेल लीक हुआ था। पावेल 2001 से 2005 तक अमेरिका के विदेश मंत्री रहे। उनकी ईमेल के मुताबिक इजराइल के पास 200 परमाणु बम थे। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। अलग अलग स्टडीज में इनकी संख्या 90 से 400 के बीच बताई जाती है। समय के साथ इनका अपग्रेडेशन भी हो रहा है। इजराइल ने एनपीटी पर साइन नहीं किया है। ये संधि नए परमाणु हथियार हासिल करने से रोकती है। भारत और पाकिस्तान भी एनपीटी का हिस्सा नहीं है। इजराइल डिमोना में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की बात मान चुका है, लेकिन उसने परमाणु हथियारों पर चिप्पी साधी हुई है। हालांकि कई दफा इजरायली नेताओं की जुबान फिसल चुकी है। इस फिसलन में वे परमाणु बम रखने का संकेत दे चुके हैं। इजराइल के परमाणु हथियारों पर सबसे बड़ा खुलासा 1986 में हुआ था। मोर्देकाई वनूनू इजराइल के रहने वाले थे, न्यूक्लियर टेक्नीशियन के तौर पर काम करते थे। 1986 में उन्होंने ब्रिटिश अखबार संडे टाइम्स से कुछ सीक्रेट साझा किए। दावा किया कि इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। बहुत सारे सबूत भी पेश किए। वनूनू के दावे ने सनसनी मचा दी। दावा करने से बहुत पहले वो लंदन चले गए थे। एक दिन उनकी मुलाकात शेरिल बेंतोव नाम की लड़की से हुई। दोनों ने रोम में छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया। जैसे ही दोनों रोम पहुंचे, बेंतोव ने अपना राज जाहिर कर दिया। वो मोसाद की एजेंट थी। इसके बाद मोसाद एजेंट्स ने वनूनू को बेहोश किया और जहाज में बिठाकर समंदर के रास्ते इजराइल ले आए। इजराइल में वनूनू के ऊपर मुकदमा चला। उन्हें राजद्रोह के आरोप में 18 बरस की जेल हुई। वो आज भी इजराइल में प्रतिबंधों के बीच रह रहे हैं। अब ये जान लेते हैं कि किस स्थिति में इजराइल परमाणु बम गिरा सकता है। इतिहासकार एवनर कोहेन के मुताबिक 4 रेड लाइंस हैं। अगर इजराइल के बड़े शहरों पर दूसरे देशों का हमला हो, अगर इजराइल की एयरफोर्स पूरी तरह तबाह हो जाए, अगर इजराइल पर रासायनिक या जैविक हथियारों से हमला हो जाए, या कोई देश इजराइल पर परमाणु बम गिरा दे। इजराइल की ऑफिशियल लाइन है हम मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियार का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। इसके अलावा वो एक और पॉलिसी पर कायम है। इजराइल कहता है हम अपने पड़ोस में किसी को हासिल भी नहीं करने देंगे। क्या दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकती है? न्यूक्लियर वॉर की स्थिति में कौन किस पर भारी पड़ सकता है? जो आपका जो सवाल है वो बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल है। ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब अभी नहीं है, और ना ही इसकी कोई इंडिकेशंस है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। तो और जो इजराइल की बात है उनका वो भी इजराइल ने भी अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को डिक्लेयर नहीं किया है। ये उसको एक एम्बिग्विटी रखी हुई है। तो मुझे लगता है ये सवाल हाइपोथेटिकल डोमेन में है और इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। इजराइल ने साफ साफ कहा है कि वो 13 अप्रैल के हमले का बदला लेकर रहेगा। बदले का एक विकल्प है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक। इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को कितना नुकसान पहुंचा सकता है और ईरान इस तरह के हमलों पर कैसे रिएक्ट कर सकता है, इसे भी एक्सपर्ट से समझते हैं। मेरे अनुमान में ये बहुत ज़्यादा लाइकली सिनेरियो नहीं है, क्योंकि जो ईरान की जो स्ट्राइक्स थी वो 99% इजरायली और वेस्टर्न एलाइज जो इजराइल है उनकी एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया था। मिनिमल डैमेज हुआ था। तो अनुमान ये है कि जो रिटेलिएशन इजराइल की तरफ से आना चाहिए वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, अदरवाइज बहुत रिस्की साबित होगा। वो ईरान फिर से रिटेलिएट करेगा। तो अगर ये डिटरेंस की बात है या बैलेंस ऑफ थ्रेट इस्टेब्लिश करने की बात है, तो एक प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स होना चाहिए इजराइल की तरफ से। तो अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक किया जाता है तो बहुत ही वो डेंजरस एस्केलेशन होगा। तो मेरा जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत लाइकली सिनेरियो नहीं है।
हम मिडिल ईस्ट से आए कुछ अपडेट्स भी जान लेते हैं। पहला अपडेट कतर से है। कतर ने इजराइल हमास के बीच मध्यस्थता से पीछे हटने का संकेत दिया है। 17 अप्रैल को कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। वहां उन्होंने कहा कि उनकी कोशिशों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कुछ लोग इसका बेजा फायदा उठा रहे हैं। अल थानी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है उनका संकेत कुछ अमेरिकी सांसदों की तरफ था। कतर पर आरोप लग रहे हैं कि वो हमास पर पर्याप्त दबाव नहीं डाल रहा है, इसी वजह से बंधक नहीं छूट पाए हैं। कतर में हमास के कई बड़े लीडर्स ने शरण ले रखी है। इसके अलावा उसके अमेरिका से भी अच्छे संबंध हैं, इसलिए उसकी भूमिका अहम हो जाती है। नवंबर 2023 में उसने इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम कराया था, तब 100 से ज्यादा बंधक छूटे थे। हालांकि अभी भी 133 इजरायली बंधक हमास के कब्जे में हैं। इजरायली अधिकारियों का कहना है उनमें से 30 की मौत हो चुकी है। अगर कतर मध्यस्थता से पीछे हटा तो बातचीत जीरो से शुरू करनी होगी। इसका खामियाजा बंधकों को भुगतना पड़ सकता है। दूसरी अपडेट बारिश से जुड़ी है। 15 अप्रैल से यूएई, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में भारी बारिश हो रही है। इसमें कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। सबसे ज्यादा चर्चा दुबई की हो रही है। वहाँ आई बाढ़ की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। यूएई में पिछले 75 साल की रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक दुबई एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। 17 अप्रैल को 300 उड़ानें रद्द की गईं। अधिकारियों ने खाड़ी देशों में अभी और आंधी तूफान बारिश होने की आशंका जताई है। क्यों हुई आखिर इतनी बारिश? कुछ जानकार क्लाउड सीडिंग को इसकी वजह बता रहे हैं। न्यूज एजेंसी एपी ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि दुबई में 15 अप्रैल को क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवाने के लिए एक विमान उड़ाया गया था। इसके कुछ देर बाद ही खाड़ी देशों को भारी बारिश और बाढ़ का सामना करना पड़ा। क्या होती है ये क्लाउड सीडिंग? आसान भाषा में से आर्टिफिशियल बारिश समझिए। जब प्राकृतिक रूप से बारिश नहीं होती तो कुछ खास केमिकल्स को हेलीकॉप्टर या प्लेन के जरिए आसमान में बादलों के करीब बिखेर दिया जाता है। ये पार्टिकल्स हवा में भाप को आकर्षित करते हैं, जिससे तूफानी बादल बनते हैं और अंत में बारिश होती है। मगर खाड़ी देशों में आई बाढ़ की वजह यही है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। कई जानकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते, वे इसको जलवायु परिवर्तन से जोड़ रहे हैं। इस चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और चलते हैं अमेरिका, जहां जो बाइडेन ने दावा किया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उनके मामा को आदमखोरों ने खा लिया था। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले 2 जरूरी सूचना आप सुन लीजिए। नंबर 1, लोकसभा चुनाव 2024 के बीच हमारी टीमें भारत के अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं, आपसे जुड़े मुद्दों पर बात कर रही हैं। अगर आप चाहते हैं हम आपकी सीट पर भी आएँ तो आप हमें chunav@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो ज़रूर लिखें और हमें ये भी बताइए कि आपकी लोकसभा सीट का नाम क्या है, कौन से फैक्टर्स सीट को बनाते हैं। खास मेल करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को भी ज़रूर भर दें। दूसरी सूचना इंटरनेशनल है। इसी बरस नवंबर में अमेरिका में होने हैं चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव। जल्द ही लल्लन टॉप पर इसकी कवरेज भी शुरू होने वाली है। उससे पहले हम आपको अमेरिका की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और ज्योग्राफी से रूबरू कराएंगे। दुनियादारी के स्पेशल सेगमेंट में आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स या दुनियादारी@lallantop.com पर भेज सकते हैं। अब खबर की तरफ वापस चलते हैं। 17 अप्रैल को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया कि उनके अंकल को कैनिबल माने नरभक्षियों ने खा लिया था। उनके अंकल का नाम था एम्ब्रोज जे फिनेगन। वो दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका की तरफ से लड़े थे। उसी दौरान न्यू गिनी में उनको गोली मार दी गई थी। उनका शव कभी नहीं मिला क्योंकि उनके मामा को नरभक्षियों ने खा लिया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों में क्या दर्ज है? वॉर में मारे गए सैनिकों का रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसी के मुताबिक 14 मई 1944 को एम्ब्रोज जिस हवाई जहाज में बैठे थे उसके दोनों इंजन फेल हो गए थे। इंजन क्यों फेल हुए इसकी वजह पता नहीं चली, लेकिन उसी वजह से प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन में बैठा केवल एक सदस्य बच पाया, उसे दूसरे जहाज से रेस्क्यू किया गया, लेकिन बाकी लोगों का कोई पता नहीं चला। रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं कि एम्ब्रोज को नरभक्षी खा गए। व्हाइट हाउस ने भी इस बारे में कोई सफाई नहीं दी है। बाइडेन ने अपने भाषण में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी आलोचना की। कहा कि उनके अंकल को भला बुरा कहने वाला अमेरिका का कमांडर इन चीफ नहीं हो सकता। ट्रंप ने कथित तौर पर कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए अमेरिकी सैनिक शहीद का दर्जा पाने के हकदार नहीं है। ट्रंप इस आरोप से इनकार करते हैं। देश दुनिया की और भी जरूरी और दिलचस्प घटनाओं पर हमारी नजर बनी हुई है। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।